तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वेलकम टू द मैजिकल वन शॉट सीरीज, जहां पर हम आपको क्लास 11, 12, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट के हर चैप्टर के वन शॉट लेक्चर्स इन डिटेल विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपको हम करवा रहे हैं। एक ही शॉट में पूरे के पूरे लेक्चर कॉन्सेप्ट वाइज आपको अच्छे से यहां पर करवाया जा रहा है। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो सारे के सारे लिंक्स, जिसके अंदर हमने आपको 11th 12th अकाउंटेंसी इको बिजनेस के इन डिटेल लेक्चर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी अगर आप इन डिटेल लेक्चर्स करना चाहते हो तो। और ये हमारी वन शॉट सीरीज, मैजिकल वन शॉट सीरीज चल रही है, जहां पर हम आपको सीरियसली एक मैजिक कर रहे हैं और पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से याद करवा रहे हैं। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं गुडविल का वन शॉट। गुडविल एक ऐसा चैप्टर है जिसका जो टॉपिक है वो आगे आने वाले हर चैप्टर में यूज होगा, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे वो एडमिशन ऑफ न्यू, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, चाहे वो डेथ ऑफ पार्टनर है, चाहे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर है। तो बेसिकली इस चैप्टर का रोल हर जगह है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। गुडविल की सारी थ्योरी भी कवर करेंगे, क्योंकि इसका एक 1 मार्कर थ्योरी का आना ही आना होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और 3 मार्कर क्वेश्चन आता है एक अलग से, या फिर वो एडमिशन के अंदर जुड़ के आ जाता है, या रिटायरमेंट में जुड़कर आ जाता है, या डेथ में जुड़कर आ जाता है। लेकिन गुडविल के बिना पेपर बन नहीं सकता, ये 100% श्योरिटी है। बोर्ड एग्जाम भी नहीं बन सकता, तो सेमेस्टर एग्जाम की तो बात ही कुछ हो रहा है, तो वहां तो आना ही आना है। तो पूरा का पूरा चैप्टर आराम से करना। ये चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। कुछ चैप्टर होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी अदर चैप्टर। बाकी सारे चैप्टर्स करने के लिए ये चैप्टर आना जरूरी है। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो आप बाकी सारे चैप्टर्स के अपने 10-10, 20-20% नंबर कम कर रहे हो। तो ओवरऑल पूरी अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा महत्व रखता है चैप्टर। चाहे मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं, चाहे मैं नंबर के वाइज बात करूं कि कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो अच्छे से करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर आएंगे कि गुडविल का क्या मतलब होता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी जरूरी क्यों है, गुडविल अगर पहले से दिख रही हो तो उसको बांट ही क्यों देते हैं, उसको हम राइट ऑफ ही क्यों कर देते हैं। सारी बातों को आराम से डिस्कस करेंगे। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं गुडविल का वन शॉट लेक्चर, और नोटबुक पेन उठा लो, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। मीनिंग ऑफ गुडविल क्या है? थ्योरी के टॉपिक्स देखें तो हमारे पास हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, हम व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, हम फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल पढ़ेंगे, नीड फॉर वैल्यूएशन की वैल्यूएशन करनी ही क्यों पड़ती है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल, और फिर हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन में मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल देखो क्या होता है। गुडविल इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच हेल्प्स इट टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। बड़ा सिंपल सी बात है। मैं कहता हूं कि 10 लाख रुपए लगा के तुमने एक दुकान शुरू करी, मेरी एक दुकान है जो 10 साल से चल रही है और उसमें भी यार 10 लाख का माल ही पड़ा है, फिर भी मैं आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, चाहे आपने भी 10 लाख का सामान डाला, चाहे मैंने भी 10 लाख का सामान डाल रखा है। वाई? मैं ज्यादा क्यों कमा रहा हूं? मान लो आप कमा रहे हो कि इस दुकान से 50,000 महीना कमाते हो और मैं कमाता हूं अपनी दुकान से 70,000 पर मंथ। तो ये एक्सेस 20% क्यों कमा रहा हूं? क्योंकि मेरी रेप्यूटेशन बिल्ट है, क्योंकि मेरी गुडविल है जो मुझे हेल्प कर रही है इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। यू आर अर्निंग नॉर्मल। कोई भी बंदा 10 लाख लगा के दुकान शुरू करेगा तो वो 50,000 महीना कमा लेगा, लेकिन मैं जो 70,000 कमा रहा हूं उतने ही पैसे लगा के अपनी दुकान में, द एक्सेस ऑफ 20,000 इज बिकॉज ऑफ गुडविल। एंड बिकॉज ऑफ गुडविल, तो उस गुडविल की जो वैल्यू है उसको आप मॉनेटरी वैल्यू में किस तरीके से लिखते हो, उसे हम कहते हैं गुडविल। कि जब उस रेप्यूटेशन की आप पैसे के रूप में वैल्यू लगा देते हो, तो गुडविल क्या है? मॉनेटरी वैल्यू, पैसे के रूप में वैल्यू। ध्यान रखना, पैसे के रूप में वैल्यू होती है इसकी। रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ फर्म, जो मर्जी लिख सकते हो, विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल से ज्यादा कमाने में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से मेरी 1 मिनट बात सुनना। नेचर क्या है गुडविल की? क्या गुडविल एसेट है, गुडविल लायबिलिटी है, ये क्या है? हम एक बात जानते हैं कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट की जब एग्जांपल लिखते हो तो नंबर 1 पे आप गुडविल लिखते हो, फिर आप ट्रेडमार्क लिखते हो, फिर आप लाइसेंस लिखते हो, फिर आप कॉपीराइट लिखते हो। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इसको हम अच्छे से समझते हैं। व्हाई गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट? एसेट होने के लिए उस चीज की पैसे के रूप में वैल्यू होनी चाहिए। गुडविल की पैसे के रूप में वैल्यू होती है। तो गुडविल क्या है? पैसे के रूप में वैल्यू होती है। और इंटेंजिबल इसलिए है क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन आप फील कर सकते हो। आप फील कर सकते हो कि यू आर अर्निंग 50,000, आई एम अर्निंग 70,000, मैं आपसे फालतू कमा रहा हूं, तो आई कैन फील दैट। सो दिस इज माई
इंटेंजिबल एसेट। कुछ लोगों को लगता है फिक्टिशियस एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, क्योंकि इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है। फिक्टिशियस एसेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, उनको बाजार में बेचने जाओ तो नहीं बिकती, जबकि गुडविल बाजार में बेचने जाओ तो बिकती है। कि मैं अपनी 10 लाख वाली दुकान जब बेचूंगा तो मेरे को 10 लाख से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे गुडविल के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा रेपुटेशन बनाई है, जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता हूं। तो जब मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो मुझे फालतू पैसा मिलेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ माई इंटेंजिबल एसेट गुडविल। समझ आया गुडविल का नेचर क्या है? तो जल्दी से 1 मिनट में रीड करते हैं। इंटेंजिबल एसेट है, इसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट इसकी वैल्यू जरूर होती है। वैल्यूएबल ओनली विद द बिजनेस, जब आप बिजनेस को बेचते हो तभी इसकी वैल्यू होती है। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, इसको आप अलग से नहीं बेच सकते। ये नहीं कह सकते कि मेरी गुडविल ले जाए कोई, कैसे ले जाए? रेपुटेशन इस बिजनेस की बनी है तो वो इसके पास ही रहेगी। तो गुडविल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के साथ चिपकी रहती है हमेशा, बेस्ड ऑन रेपुटेशन पे बेस्ड होती है। सब्जेक्टिव वैल्यू, सब्जेक्टिव का मतलब होता है ये किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा, इसीलिए गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, इसकी पैसे के रूप में वैल्यू निकालना मुश्किल है, इसीलिए मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे आगे जाकर। परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड, इसके टाइप्स होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। अगर मैं अपने कस्टमर से अच्छा बिहेव कर रहे हो तो आपका गुडविल अच्छा रहेगा, लेकिन तुमने अपना रूड बिहेवियर शुरू कर दिया तो गुडविल कम हो जाएगी। हम देखते हैं ऐसे बिजनेसेस कि जब पापा संभालते थे दुकान तो बढ़िया चलती थी, जैसे ही बेटा आया अकड़ खा, दुकान का काम बैठा बैठ गया, है ना, क्योंकि उसने सारी की सारी रेपुटेशन खत्म कर दी, गुडविल खत्म कर दी, गुडविल फ्लक्चुएट होती है। आगे बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि जैसे आपकी जगह की लोकेशन क्या है। एक तो है दवाइयों की दुकान हॉस्पिटल के बाहर, एक दवाइयों की दुकान है आम कहीं और, तो हॉस्पिटल के जो बाहर है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो रेपुटेशन उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बाहर है, उस पर ज्यादा भरोसा होगा, तो ऑफकोर्स उसकी गुडविल ज्यादा होगी। तो फेवरेबल लोकेशन मैटर करती है। आपके रिलेशंस मैटर करते हैं, कि आपके मान लो पॉलिटिक्स में रिलेशन है तो आपकी गुडविल ज्यादा, क्योंकि लोगों को लगेगा इनका काम तो रुक ही नहीं सकता, है ना। तो आपके रिलेशंस मैटर करते हैं। आपके इंडस्ट्री रिलेशंस, इंडस्ट्री में कैसे रिलेशंस है वो मैटर करते हैं। आप कितना पुराना बिजनेस आपका वो मैटर करता है, जितना पुराना उतना ज्यादा भरोसेमंद। तो कुछ भी पॉइंटर्स आप लिख सकते हो। लोकेशन क्या है, बिजनेस की नेचर क्या है, कि बिजनेस फैशनेबल गुड्स में डील करता है या नॉन फैशनेबल में करता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, हायर द एफिशिएंसी हायर द गुडविल। मार्केट सिचुएशन कैसी है, अगर मार्केट में सब बढ़िया चल रहा है, मतलब कि मार्केट में तेजी आ रखी है, तो ऑफ कोर्स गुडविल ज्यादा होगी फर्म्स की। जैसी मार्केट में तेजी नहीं आएगी, मंदी आ जाएगी, जैसे यूएसए ने टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर, यूएसए ने टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर, तो हमारी यहाँ की फर्म्स की गुडविल कम हो गई, कि बाहर के लोगों, विदेशी लोगों ने भरोसा करना कम कर दिया, कि अब पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट कंडीशंस भी मैटर करती हैं। स्पेशल एडवांटेजेस, जैसे मैंने आपको बोला, लिंक्स, इंडस्ट्री रिलेशंस, है ना, पॉलिटिकल रिलेशंस, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। लाइसेंस मैटर करता है, पेटेंट मैटर करता है। अगर तुम्हारे पास पेटेंट है तो तुम्हारी गुडविल ज्यादा होगी, है ना। तो ऐसे आप जितने मर्जी पॉइंटर्स लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों? उससे पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं एक बार, उससे पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। देखो भाई, गुडविल जो होती है ना, गुडविल जो होती है वो दो तरीकों की होती है। कैसे? एक तो गुडविल आप किसी से खरीद लेते हो, एक गुडविल आप अपने आप से जनरेट करते हो। खरीद लेते हो का क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि गुडविल अलग से नहीं बिकती, लेकिन बिजनेस बिके तो गुडविल उसके साथ बिक जाती है। मान लो विद्यम ने क्या करा, विद्यम ने क्या करा, एक इंस्टीट्यूट था 10th क्लास तक का, उसको एक्वायर कर लिया। हालांकि उनके पास जो एसेट्स थी, उनका जो सामान था, उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख थी, लेकिन हमने उसको 1,50,000 देके एक्वायर करा। तो ये जो एडिशनल 50,000 दिए मैंने क्यों दिए होंगे? क्योंकि उनकी कुछ गुडविल होगी, वो इतने टाइम से चल रहे होंगे, तो वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो जब मैंने गुडविल खरीदने के लिए पैसा दिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? परचेज गुडविल। लेकिन विद्यम की जो साल दर साल खुद की गुडविल जनरेट हो रही है, लाइक वी आर इन द बिजनेस पिछले 5 साल से, तो हमने जो अपनी गुडविल खुद ने बनाई है, क्या उसके लिए मैंने किसी को पैसा दिया? नहीं दिया। उसे क्या बोलूंगा मैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जिस गुडविल के लिए पैसा दिया, जब मैंने 10th क्लास तक का कोचिंग जो खरीदा, उसके लिए जो मैंने पैसा दिया, उस गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पैसा गया है, कोई एसेट गई है तो दूसरी एसेट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जो हमने खुद से जनरेट करी, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्या उसके लिए हमने किसी को पेमेंट करी? नहीं करी। तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो क्या समझ आया? परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जब गुडविल के लिए पेमेंट की जाती है और उसको तुम बुक्स में रिकॉर्ड भी करते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसके लिए तुमने कोई पेमेंट नहीं करी है
और इसको तुम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, है ना। तो जल्दी से देखो, परचेज गुडविल, गुडविल एक्वायर्ड बाय परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। हाउ इट अराइजेस व्हेन अ बिजनेस इज बॉट फॉर मोर देन फेयर वैल्यू, कि मान लो वो बिजनेस की फेयर वैल्यू मतलब एसेट्स तो थी 1 लाख की, लेकिन मैंने फालतू पैसा दे दिया। एग्जांपल, हमने एक शॉप खरीदी जिसकी एसेट्स थी 4 लाख की, लेकिन हमने उसको 5 लाख दिया, तो एक्स्ट्रा 1 लाख किसके लिए है? गुडविल के लिए है। ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसको हम एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं बुक्स पे। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन एक्चुअल परचेज, भाई जितना वैल्यूएशन कैसे लगेगी? मान लो मैंने 1 लाख वाले बिजनेस के लिए 1.5 लाख दिया, तो 50,000 उसकी गुडविल की वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन इजी होगी। बात करें सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, मीनिंग क्या हुआ? गुडविल डेवलप्ड इंटरनली ओवर टाइम ड्यू टू रेपुटेशन, कि हमने खुद की रेपुटेशन से जो गुडविल बनाई। कैसे अराइज होती है? थ्रू कंसिस्टेंट बिजनेस ऑपरेशन, मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमने जितना भी काम किया उसकी वजह से होती है। एग्जांपल कि हमारी फैमिली ओन किया, जैसे मैंने वो विद्यम ने पिछले 4 साल में जो गुडविल बनाई है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ट्रीटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, क्यों नहीं करती? क्योंकि आपने कोई पैसा नहीं दिया, बिकॉज इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल कॉस्ट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आप इसकी कॉस्ट नहीं बता सकते कि कितनी कॉस्ट लगी है इसको बनाने में, क्योंकि आपने कोई पैसा दिया तो है नहीं किसी को, है ना। तो वैल्यूएशन, फिर हम इसको वैल्यूएट करते हैं नेगोशिएशन पर्पसेस के लिए, बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्मल अकाउंट। हम अकाउंट्स में लिखते नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी नेगोशिएबल पर्पसेस के लिए एस्टिमेट कर लेते हैं। मतलब अगर मैं विद्यम को बेचना चाहता हूं, कि मेरे को पता है विद्यम के अंदर एसेट्स लगी हुई हैं आज 50 लाख की, अगर मैं विद्यम को बेचना चाहता हूं तो मैं कितने में बेचूंगा? 70 में बेचता हूं सपोज, तो ये 20 लाख एक्स्ट्रा किस लिए मांग रहा हूं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए मांग रहा हूं। समझ आती है बात? तो हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं नेगोशिएशन पर्पसेस के लिए, कि मैंने कहा 70 में दूंगा, वो कहता नहीं 60 में लूंगा, बीच में कहीं भी बात हुई, तो नेगोशिएशन पर्पसेस के लिए मैंने सेल्फ जनरेटेड गुडविल का यूटिलाइज कर लिया। गॉट इट? तो टाइप समझ आए आपको। अब बात करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन। नीड फॉर वैल्यूएशन क्यों पड़ेगी? अब खुद से बताओ। परचेज गुडविल की वैल्यूएशन की नीड पड़ेगी तुम्हें? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तो आपने पैसे दे ही दिए, तो कोई जरूरत नहीं। सेल्फ जनरेटेड की पड़ेगी? पड़ेगी। कब पड़ेगी? जब तुम खुद का बिजनेस बेच रहे हो। जैसे मैंने बोला कि विद्यम 50 लाख का है, एसेट्स 50 लाख की है, लेकिन हम विद्यम को बेचना चाहते हैं, तो अब हम 70 का बेचें, 80 का बेचें, 90 का बेचें, 60 का बेचें, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जितनी गुडविल की वैल्यू होगी उतना हम ऐड करेंगे, तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूएशन? वैल्यूएशन की नीड क्यों पड़ी? कि जब हमें बिजनेस को बेचना होता है, या बिजनेस के अंदर मालिकाना हक बदलता है, या बिजनेस को बेचना होता है, या बिजनेस के अंदर मालिकाना हक बदलता है, कि पहले मैं और आप बांट रहे थे इस बिजनेस के 1:1 में पार्टनर थे, लेकिन हम तीसरे पार्टनर को लाते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि गुडविल का हिस्सा दो, क्योंकि गुडविल का बेनिफिट तो अब आपको भी मिलेगा। तो जब भी मालिकाने हक में चेंज हो या बिजनेस बिक जाए, दोनों केस में वैल्यूएशन करनी पड़ती है गुडविल की। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर बात करेंगे चेंज इन पीएसआर। जैसे ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स होगा, तो मालिकाने हक में बदलाव आ जाएगा, कि पहले आप और मैं 1:1 में कर रहे थे, अब 3:2 में कर रहे हैं, तो चेंज आ गया, तो अब मेरे को वैल्यूएशन की जरूरत है। नया पार्टनर का एडमिशन कर रहे हो, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, इन सब केसेस में मेरे को गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ओनरशिप चेंज हो रही है। समझते हो? बहुत बढ़िया। चलो जी, अब बात करते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा दिखता है? बहुत सिंपल होता है। परचेज गुडविल अराइज कब होती है? परचेज गुडविल अराइज होती है जब तुम क्या करते हो, कोई बिजनेस खरीदते हो। जब तुम कोई क्या बिजनेस खरीदते हो, जब बिजनेस खरीदोगे तो परचेज गुडविल अराइज होगी। कब होगी? कि जितने का बिजनेस था, अगर उससे फालतू पैसे दोगे तब होगी। तो देखिए, सामने क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहा हमने कि अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड अ बिजनेस ऑफ शिवम फॉर नेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। हमने कितने? 5 लाख में उसका बिजनेस खरीदा। पेड बाय चेक। द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आर। एसेट हमने ली, फर्नीचर लिया, स्टॉक लिया, डेटर्स लिए, लायबिलिटीज हमने ली, क्रेडिटर लिए, सैलरी पेबल ली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिए, है ना। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी? जो भी उसकी नेट एसेट्स है, उससे जितना भी फालतू अमाउंट दे रहे हो, तो ये जो डिफरेंस होगा, इसे क्या बोलोगे? गुडविल बोलोगे, है ना। तो हम देखें नेट एसेट्स कितनी है। नेट एसेट्स कितनी है? नेट एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? जो एसेट खरीदी, मान लो कि यहाँ पे कितनी है, 10,000 प्लस 7.5, 7.5 प्लस 1,50,000, 9 लाख, 9,10,000। तो 9,10,000 में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? 75 और 15, 90,000, 90,000 और 5 लाख 20,000, 6,10,000। तो 6,10,000 माइनस करेंगे। तो नेट एसेट्स कितनी है मेरे पास? 3 लाख की। नेट एसेट्स कितनी है? 3 लाख की, है ना। परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 5 लाख की। तो डिफरेंस किस लिए है? मैंने 3 लाख वाली चीज के 5 लाख दिए, तो क्या आ जाएगा? डिफरेंस इज गुडविल। तो आई विल से गुडविल कितना है?
गुडविल कितना है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितनी एक्वायर करी, तो ये 5 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज 2। आ रही है बात समझ के नहीं, जल्दी बताओ, है ना। जनरल एंट्रीज कैसे देखेंगे, जनरल एंट्रीज देखो, जब तुम बिजनेस एक्वायर करोगे, जब तुम बिजनेस एक्वायर करते हो तो आप पहले अमाउंट को ड्यू करते हो, फिर आप पे करते हो। जब एक्वायर करोगे तो सारी चीजें आएंगी, एसेट्स आएंगी, तो एसेट्स डेबिट होंगी, तो हम डेबिट करते हैं, हम लिखते हैं फर्नीचर, हम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कौन सी एसेट आ रही है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और कौन सी एसेट आ रही है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, है ना। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, हमारा गुडविल होगा, और गुडविल एसेट होती है तो वो डेबिट साइड में दिखेगा, इसीलिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी समझ सकते हो कि क्या बैलेंसिंग फिगर होगा। 2 क्रेडिटर्स। और कौन सी लाइबिलिटी है बेटा, सैलरीज पेबल। और कौन सी आई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और जिससे बिजनेस खरीदा उसको पहले अमाउंट ड्यू करोगे, तो शिवम है ना, शिवम को आप अमाउंट ड्यू कर दोगे, है ना। क्रेडिटर्स कितने के तुम्हारे पास, 5,20,000 के। सैलरी पेबल कितनी है, 75,000 की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं, 15,000। शिवम को कितने पैसे दे रहे हो, 5 लाख, है ना। फर्नीचर कितने का आ रहा है, 10,000 का। स्टॉक कितने, अरे 1 लाख लीजिए, स्टॉक कितने का आ रहा है, 75,000 का। डेटर्स कितने के आ रहे हैं, 1,50,000, 75 नहीं 7.5 लाख का, है ना, 1,50,000। जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो मेरा यहां आ जाएगा, गुडविल। गुडविल कितना आ रहा है बेटा, 2 लाख आ रहा था, है ना। तो ये हो गया एंट्री। अब बैलेंस चेक कर लेना, बराबर आने चाहिए, इसका टोटल और इसका टोटल सेम आएगा। अमाउंट ड्यू करने के बाद आप पे करते हो, तो पहली एंट्री ये होगी, और दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री आप इसको पे कर दोगे, शिवम को पे करोगे तो एंट्री बनेगी शिवम डेबिट टू, चेक से पे कर रहे हो तो बैंक अकाउंट 5 लाख। समझ आ गया। परचेज गुडविल का क्वेश्चन अगर आया तो ऐसे आएगा कि एसेट्स दे रखी होंगी, लाइबिलिटीज दे रखी होंगी, और फालतू जितना नेट एसेट्स होगा उससे फालतू पैसा तुम दे रहे होगे, तो जो भी डिफरेंस होगा वो गुडविल हो जाएगा, आप आराम से कर लोगे। समझते हो। चलो अब आते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के क्या क्या मेथड्स हैं। देखो, गुडविल को वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम अपनी क्लास 12th के हिसाब से 3 ही मेथड पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हम 3 ही मेथड पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे में हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरे में हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। यहां पे 2 मेथड्स होते हैं, लेकिन दोनों से आंसर सेम आता है, इसीलिए हमने इसको एक ही मेथड का नाम दिया है। आराम से अलग अलग मेथड्स को समझेंगे, मैं यहां पे क्लब नहीं करूंगा इकट्ठा, मैं आपको आराम से एक एक मेथड को समझाने वाला हूं। तो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, नाम से समझ आता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज का मतलब कि एवरेज निकाल दो, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट्स का, कि पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट होगा और उसकी तुम एवरेज निकाल दोगे और उसके बेसिस पे तुम गुडविल निकाल दोगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ध्यान से देखेंगे तो हम कहते हैं यहां पर गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है कि जो हम गुडविल है वो आने वाले कितने टाइम मुझे बेनिफिट देने वाली है, जो भी गुडविल मैं कह रहा हूं, और कितने बेनिफिट देगी, कितने में प्रॉफिट, और कितने समय इस गुडविल की लाइफ कितनी है, जो गुडविल मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बेच रहा हूं या जो भी चेंज इन ओनरशिप हो रही है, तो ये जो गुडविल की वैल्यू कर रहे हो इसकी लाइफ कितनी है, दैट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये हमेशा और हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। समझते हो। बात करते हैं एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स। मैंने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट क्यों लिखा, इसका लॉजिक है।
एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज नेट प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, कि जो आपको एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है आपकी बुक्स में वही कंसीडर करना है, लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद। वो एडजस्टमेंट्स क्या क्या है? कहता है आफ्टर एडजस्टिंग सम थिंग्स, जैसे कि कोई एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है, या कोई नॉर्मल खर्चा लिखना भूल गए, या नॉर्मल इनकम लिखनी भूल गए, या कुछ और ओमिशन हो गया, उन सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको कंसीडर करके उनका एवरेज निकालना है, फिर उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमें अब समझना क्या है मेजर तौर पे कि ये क्या एडजस्टमेंट्स है और इन एडजस्टमेंट्स का कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी और उनका हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। ये एक मैंने पूरी लिस्ट बना दी है कॉम्प्रिहेंसिव, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, चाहे कुछ भी होता है। अगर आपको ये पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो। एबनॉर्मल लॉस कहते हैं कि जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो, जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज बिजनेस प्रॉफिट देखने हैं। बिजनेस प्रॉफिट का मतलब होता है कि एबनॉर्मल लॉस की जरूरत नहीं। मान लो कि मैं कहता हूं कि मैंने इस साल 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन इस साल ना मेरी ना बाढ़ आ गई थी जिस वजह से मेरा 20,000 का नुकसान हो गया। क्या हर साल बाढ़ आती है? नहीं आती। तो एवरेज बिजनेस का प्रॉफिट कितना था? एक्चुअली में 2,20,000 था, लेकिन नेट प्रॉफिट 2 लाख रहा क्योंकि 20,000 मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो गुडविल वैल्यूएशन करते वक्त हम मान के चलते हैं कि बिजनेस तो नॉर्मल चलेगा ना, आगे उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज तो कभी कभी आती हैं, तो इसीलिए हम इन सारी चीजों को क्या कर देते हैं, खत्म करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा तो मैं क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। तो मैं क्या कर देता हूं, मान लो मैं कहता हूं कि मेरा 2 लाख प्रॉफिट है, आराम समझो, मैं कहता हूं 2 लाख प्रॉफिट है, ठीक है, आफ्टर 20,000 एबनॉर्मल लॉस, 20,000 के एबनॉर्मल लॉस के बाद 2 लाख प्रॉफिट है। तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना था? 2,20,000 प्लस 20,000 था ना, तो 2,20,000 था। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा, एबनॉर्मल लॉस जो होगा एडिड बैक। इसको आप क्या कर देते हो बेटा, एडिड बैक, इसको आप ऐड कर देते हो। इसी तरीके से एबनॉर्मल गेन, कि मैं कहता हूं कि इस साल मेरा प्रॉफिट 5 लाख का है और मेरी 2 लाख की तो लॉटरी निकल गई थी, क्या वो हर साल निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना है जेन्युइनली? 5 लाख में से वो 2 लाख हटा दो, 3 लाख है। तो हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, डिडक्टेड। इसको हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। फिर आता है ओमिशन ऑफ नॉर्मल एक्सपेंस और इनकम। मैं कहता हूं कि मेरा ना प्रॉफिट है 4 लाख का, लेकिन ना सैलरी थी 50,000 की, मैं लिखनी भूल गया, नॉर्मल खर्चा है तो हर साल सैलरी तो हर साल दोगे, तो हम ये 50,000 यहां पे नॉर्मल खर्चा अगर रह गया तो माइनस कर दोगे। तो आप माइनस कर दोगे नॉर्मल एक्सपेंस जो अगर ओमिटेड है, और अगर इनकम है तो वो आप ऐड कर दोगे। तो नॉर्मल इनकम है तो अगर वो आप ऐड कर दोगे, समझते हो। फिर देखते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू। अभी मैं इनका क्वेश्चन कर रहा हूं, अब आपको वहां पे अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, कि किसी एसेट की ओवर वैल्यू होगी, कि मान लो मैं कहता हूं मेरे पास यार एक्चुअली में मशीनरी थी तो 20,000 की, लेकिन मैंने गलती से 10,000 फालतू लिखी हुई है। तो अगर ओवर वैल्यूएशन है तो आप उसको रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट फालतू दिख रहे होंगे। तो माइनस कर दोगे अगर कोई ओवर वैल्यूएशन है तो, प्लस कर दोगे अगर कोई अंडर वैल्यूएशन है तो, है ना। एसेट्स की अगर कोई एसेट ओवर वैल्यू दिख रही है तो आप माइनस कर दोगे, अगर अंडर वैल्यू दिख रही है तो ऐड कर दोगे। लायबिलिटीज का केस आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो इसका अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है, वो आप छोड़ सकते हो। एसेट का ही आएगा आपके पास, एसेट अगर ओवर वैल्यू दिख रही है तो कम कर दो प्रॉफिट्स को, और अगर अंडर वैल्यू दिख रही है तो प्रॉफिट्स को बढ़ा दो, क्योंकि एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे आपके, ठीक है। नॉर्मल इनकम एक्सपेंस हमने ऊपर लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आया आपको। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, क्या वो सुन लो। अगर उतना पता है तो क्वेश्चन आराम से होगा, क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो वो रिपीट भी हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करने चाहिए। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ऐसे खर्चे जिनको इस साल के प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, क्या इस साल का खर्चा है वो? बिल्कुल है, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
मैंने एयर कंडीशनर लगवा लिया, एसी लगवा लिया, क्या एक ही साल चलेगा? नहीं, आने वाले 4 साल चलेगा। तो मैं कहूंगा कि इस साल का खर्चा नहीं हो सकता सारा, तो ये आने वाले 4 सालों में बटेगा। तो इस साल तो सिर्फ इसका 25% मतलब चौथा हिस्सा खर्चा ही इस साल का माना जाएगा। तो इसमें चौथा हिस्सा तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और बाकी सारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ आती है आपको बात? हमने क्या करा, अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी तो उसके अंदर जो उसका डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्योंकि मैं जब एसी 4 साल चलेगा तो मैं चौथा हिस्सा इसी साल डेप्रिशिएट कर दूंगा, तो जो डेप्रिसिएशन है वो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन एसेट की कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं पे कॉस्ट ऑफ एसेट, जो तुमने एसेट खरीदी है, वो क्या है तुम्हारे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझे? ये बात समझ आती है कि डेप्रिसिएशन क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से। प्रॉफिट एंड लॉस बोलो या सिर्फ प्रॉफिट बोलो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। आपको यहां पे प्रॉफिट्स दिख रहे होंगे तो लेस होते हैं प्रॉफिट्स में से, और ये नॉट डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं फ्रॉम प्रॉफिट्स। इतनी बात अगर आपको समझ आती है तो आप रिवेन्यू टू कैपिटल और कैपिटल टू रिवेन्यू, जो बच्चों को सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते हो। आपको क्या समझना है कि डेप्रिसिएशन, अगर कोई एसेट है तो उसकी जो वैल्यू है वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो माइनस होना चाहिए। समझते हो? चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहता है द प्रॉफिट्स और द फर्म फॉर द ईयर लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दिख रहे थे, 40,000, 50,000, 60,000, 50,000। कहता है द फर्म एक्सपेक्टेड टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो गुडविल क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 3, क्योंकि 3 नंबर ऑफ परचेज ईयर है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट्स क्या होंगे? एवरेज प्रॉफिट्स होंगे सर यहां पर, इन सबको जोड़ दो, अपॉन कर दो 4 से, तो 40 प्लस 50 90, 90 और 60 1,50,000, 150 प्लस 50 2 लाख, तो 2 लाख अपॉन 4 50,000। तो ये कितना आया गुडविल? 50,000 इंटू 3, दैट इज 1,50,000। 1,50,000। समझ आती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो अगला सवाल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करना है ताकि हमें सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ध्यान से देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड बेस्ड ऑन 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें गुडविल कैसे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से 3 year परचेज है, तो हमें ना कुछ नहीं करना। अगर देखो आप ध्यान से, मैं इतना तो लिख ही सकता हूं ना यहां पर कि मेरा गुडविल किसके बराबर होगा? मेरी गुडविल बराबर होगी सर एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 के, है ना? ये बात हमें समझ आती है। अच्छा, अब एवरेज प्रॉफिट आगे देखते हैं। प्रॉफिट्स फॉर अ बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years मेरे को दे रखे हैं 2021-22 का, 2022-23 का, 2023-24 का और 24-25 का। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स अपने को दे रखे हैं। और क्या कहता है? ये सारी एडजस्टमेंट्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जब आपके पास एडजस्टमेंट्स हो तो आपको बेटर रहता है कि आप थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एक टेबल बना लो जिसमें ईयर लिखो, प्रॉफिट्स लिखो, एडजस्टमेंट्स लिखो और एडजस्टेड प्रॉफिट लिखो। क्योंकि हमें क्या चाहिए? एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए होते हैं। मैंने आपको कहा था कि सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करने के बाद तो हम हर साल के प्रॉफिट लिखते हैं। हमें दिए गए हैं 22, 23, 22, 21, 22 से, है ना? हमें दिए गए हैं 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25। हमें इन 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। जल्दी से प्रॉफिट्स लिख लेते हैं, हमें समझ आएगा। तो प्रॉफिट कितना है? 1,20, 1,50,000, 1,80, 1,20, 1,50,000, 1,20, 1,50,000, 1,80,000 और दिए गए हैं 1,70,000। तो हमने क्या करेंगे? सारे के सारे प्रॉफिट्स लिख लिए, ठीक है? 1,70,000। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चलो आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं ध्यान से। एडजस्टमेंट देखो, पहली एडजस्टमेंट क्या कहता है? इन ईयर 2022-23 goods worth 20,000 were destroyed in a flood. Insurance claim received was 5,000 only.
क्या हुआ, 20,000 के हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ, लेकिन 5,000 रिकवर हो गया, तो नेट एबनॉर्मल लॉस कितना है, 15,000। और एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं हम, वापस से ऐड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, जो कि एबनॉर्मल है, इसीलिए हम वापस ऐड करेंगे। तो 15,000 हम ऐड करेंगे ईयर 2022-23 में, ईयर 2022-23 में हम एडजस्टमेंट्स में ऐड कर देंगे क्या, 15,000। समझ आया, क्योंकि ये क्या है, मेरा एबनॉर्मल लॉस है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, एबनॉर्मल। ठीक है, ये लिखना नहीं होता आपको, बस इतना भी कर सकते हो कि 15,000 आपने ऐड कर दिया। पहला डन है। दूसरे में कहता है इन ईयर 2023-24 द बिजनेस रिसीव्ड 30,000 एंड कंपनसेशन फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इनकन्वीनियंस नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर। उसने बोल दिया कि नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर, ये बार बार नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि आपको रिसीव हो रहा है, 30,000 आपको रिसीव हुई, जो कि बार बार नहीं होने, तो एबनॉर्मल गेन है, तो आप माइनस कर दोगे। कौन सा साल है, 2023-24, 2023-24 में से 30,000 माइनस कर दो, 2023-24 में से एबनॉर्मल गेन के 30,000 माइनस कर देंगे हम, तो माइनस 30,000 एबनॉर्मल गेन। समझते हो, चलो आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 10,000 एनुअली वाज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव प्रॉफिट्स। कहते हैं हमें हर साल 10,000 का एफडी पे ब्याज मिलता है, हमने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया। क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, क्योंकि हर साल मिल रहा है। नॉर्मल है तो हमें इसको ऐड करना चाहिए था, प्रॉफिट बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं बढ़ाए, किसी भी साल नहीं बढ़ाए, तो सभी में बढ़ा दो। ये क्या है, नॉर्मल इनकम का ओमिशन है। इससे आप क्या कर दोगे, हर साल बढ़ा दोगे, तो हर साल 10,000 से आप बढ़ा दो, हर साल 10,000 बढ़ा दो, प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। आई बात समझ, तो नॉर्मल इनकम है, इसलिए हमने हर जगह ऐड कर दी। सैलरी ऑफ 15,000 पर ईयर फॉर अ क्लर्क वाज ओमिटेड फॉर ऑल द ईयर्स। अब सैलरी 15,000 की हमें देनी रह गई हर साल, तो सैलरी क्या है, नॉर्मल खर्चा है, हर साल देना होता है। अब माइनस कर दोगे तो 15,000 सभी सालों में से माइनस कर दो, 15,000 सभी सालों में से माइनस कर दो, 15,000 सभी सालों में से माइनस कर दो। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, प्लस 10 माइनस 15, तो 5,000 माइनस कर दोगे, 1,15,000, 1,15,000। फिर क्या हुआ, प्लस 15 माइनस 15 मतलब 0, नेट प्लस 10 हुआ, तो 150 प्लस 10 1,60,000। ठीक है, आगे देखो, -30 -15 -45 प्लस 10 तो -35, तो 180 में से -35 करोगे तो 1,45,000। फिर क्या हुआ, 170 प्लस 10 -15, तो माइनस कर दोगे 5,000, 1,65,000। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट समझ आते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट समझ है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गए। अब क्या करना है आपको, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 है, तो अब जल्दी से आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ दो, डिवाइड कर दो 4 से, तो मैं क्या करूं, 1,15,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,45,000 प्लस 1,65,000 अपॉन कर दोगे आप 4 से, आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, आ जाएगा गुडविल। ठीक है, तो जल्दी से जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पिन कर दूंगा करेक्ट आंसर को, ताकि बाकी बच्चे अपने आप से देख सकें और समझ लें। कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़े से एडवांस लेवल पे चलते हैं, यहां पर मजा आएगा। यहां पर कैपिटल टू रिवेन्यू, रिवेन्यू टू कैपिटल वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना एक एक चीज को। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000। इन द ईयर 1 अप्रैल 2023 द फर्म स्पेंट 25,000 ऑन रिपेयरिंग ऑफ इंजन ऑफ इट्स डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन का इंजन रिपेयर करवाया 25,000 का, विच वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। क्योंकि हमने कहां पे गलती से कहां डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट में। बहुत ध्यान से सुनना, इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंस। इसका क्या मतलब है कि कोई खर्चा आपने क्या मानना था, रिवेन्यू खर्चा मानना था, लेकिन तुमने उसको क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। मतलब कि आपको मतलब समझ आना चाहिए, रिवेन्यू खर्चा मानना था, मतलब कि आपको प्रॉफिट में से रिड्यूस करना था। रिवेन्यू खर्चे क्या होते हैं, उसी साल के प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, लेकिन तुमने उसको मशीनरी मान लिया। मतलब एसेट मान लिया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो उसको तुमने माइनस नहीं करा। उसको माइनस करना चाहिए था, लेकिन तुमने उसको माइनस नहीं करा। यहां तक बात समझ आती है। चलो आगे देखो। ड्यू टू दिस एरर
depreciation at the rate 10% per annum was charged in this amount for the year both 2023-24 एंड 24-25। कहता है तुमने उसको रिवेन्यू खर्चा ना मान के कैपिटल खर्चा मान लिया, मशीनरी मान लिया, और मशीनरी मान लिया तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई, क्योंकि जैसे तुम किसी चीज को एसेट मानते हो तो उसके ऊपर डेप्रिशिएट करते हो उसको, और तुमने उसके ऊपर डेप्रिशिएट कर दिया। मशीनरी मानना गलती है तो डेप्रिसिएशन लगाना भी गलती है, तो ये सारी गलतियां आपको वापस करनी पड़ेगी। मशीनरी मानना गलत, वापस करो। डेप्रिसिएशन लगाना गलत, वापस करो। मानना क्या चाहिए था? रिवेन्यू खर्चा हम मान लेंगे। बहुत ध्यान से देखते हैं, आपको आराम से समझ आएगा। ठीक है, अभी कुछ बातें समझ आ गई होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो हम सारे सालों के प्रॉफिट लिखेंगे, 21, 22, 23, 24, 25। 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, हर साल का प्रॉफिट हम लिख लेते हैं, हर साल का प्रॉफिट हम लिख लेते हैं भैया, हर साल का प्रॉफिट हम लिख लेते हैं। कितना है? 1 लाख, 1 लाख 10, 1 20, 31। लो लाइन में चल रहा है, बढ़िया। 1 लाख, 1 लाख 10,000, 1 लाख 20,000 और 1 लाख 30,000। कोई दिक्कत तो नहीं, हमने सारे प्रॉफिट्स लिख दिए। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, बहुत ध्यान से करेंगे। 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 किस साल में आ रहा होगा? 1 अप्रैल 2023 आएगा सर 2023-24 में, है ना। मैंने क्या करा? 25,000 रिपेयर में लगाए। क्या करे? 25,000 रिपेयर में लगाए, लेकिन गलती से क्या मान लिया कि मैंने मशीन खरीदी है। एक्चुअली में अगर मैं रिपेयर मानता तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब कि मेरे को करना तो रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं करा। तो जैसे ही मैं उसको रेवेन्यू खर्चा मानूंगा तो मैं इस साल के प्रॉफिट कम कर दूंगा। तो आप क्या करो? बड़ा सिंपली 25,000 प्रॉफिट कम कर दो, क्योंकि या 25,000 कम करने से आपने नहीं करे, क्योंकि आपने उसको एसेट मान लिया। तो आप 25,000 से प्रॉफिट्स को कम कर दो। हम क्या करेंगे? 25,000 से प्रॉफिट्स को कम करेंगे 2023-24 में, माइनस 25,000। यहां तक बात समझ आती है कि ये एक रिवेन्यू खर्चा था, आपने उसको कैपिटल मान लिया, तो अब आप वापस उसको रिवेन्यू मान लोगे और माइनस कर दोगे। कैपिटल माइनस नहीं हुआ था, क्योंकि एसेट को तो माइनस करते नहीं हो, तो इसको आप माइनस कर दो। लेकिन आगे क्या कहता है? आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुमने उसको ये मशीनरी माना, ड्यू टू दिस एरर, इस वजह से डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम वाज चार्ज ऑन दिस अमाउंट। तुमने उसको मशीन माना, तो इसलिए तुमने हर साल उसको डेप्रिसिएशन माइनस करा। लेकिन क्या माइनस करना चाहिए था डेप्रिसिएशन? नहीं, क्योंकि वो तो मशीनरी है ही नहीं, वो तो रिवेन्यू खर्चा है। तो ये जो आपने माइनस करे उनको वापस से ऐड कर दो। तो हमने 10% ऑफ कितना है? 25,000 है ना, क्योंकि 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, तो 25,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो 10% ऑफ 25,000 दैट इज 2500 हमने गलती से गलत माइनस कर रखे हैं, जो कि करने नहीं चाहिए, तो उनको वापस से ऐड कर दो। और 2 सालों में करा आपने ऐसा, 2023-24 में भी करा और 2024-25 में भी करा। तो मैं 23-24 और 24-25 दोनों सालों में 2500 ऐड कर दूंगा। तो इसमें भी प्लस 2500 कर दूंगा और इसमें भी प्लस 2500। और कुछ क्वेश्चन ने बोला नहीं, तो यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है, ये 1 लाख का 1 लाख रह गया, ये 1,10,000 का 1,10,000 रह गया। ये 1,20 में 2500 माइनस 25,000 माइनस करो तो 95,000 रहेंगे। 95,000 प्लस 2500 आ जाएगा आपके पास 97,500। ठीक है, यहां पर 1,30,000 प्लस 2500 तो 1,32,500। समझते हो? 4 साल के एडजस्टेड प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकालते हो बेटा? गुडविल कैसे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं। कहां दिए गए हैं? ये रहा 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट एंड 3 ईयर परचेज, 3 साल के परचेज पे। तो इन 4 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा निकाल लोगे, इंटू 3 कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट इन 4 साल का आप निकाल दोगे। ठीक है, फिर से कमेंट सेक्शन में मेरे पास आने चाहिए ताकि मेरे को दिखे कि तुम वाकई ही मेहनत कर रहे हो। पिन मैं कर दूंगा जो भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलो समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन। दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कुछ खास नहीं होता, बस आप क्या करते हो, प्रॉफिट्स को वेट दे देते हो। कि हम कहते हैं कि जो पुराना प्रॉफिट है उसकी कम महत्वता है, नए प्रॉफिट की ज्यादा महत्वता है, उस सबसे आप वेट्स असाइन कर देते हो, और कुछ नहीं होता। अब मैंने क्या करा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ही एडजस्टमेंट्स भी घुसा दी, ताकि थोड़ा सा मुश्किल हो क्वेश्चन, थोड़ा सा मजा आए क्वेश्चन करने में।
तो फिर से 2021 22 22 23 23 24 24 25 के प्रॉफिट दिए हुए हैं 80 90 1 लाख 10,000 1 20 लिख लेते हैं 80,000 90,000 1 लाख 10,000 1 लाख 20,000 है ना भाई, है ना भाई, यही दिए हुए हैं। हाँ जी, यहां पर जब वेटेड एवरेज करोगे तो आपको इतना काम तो सेम करना है, एडजस्टमेंट्स और एडजस्टेड प्रॉफिट्स। नया काम क्या करना है, वेट्स निकाल के वेटेड प्रॉफिट, बस। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी वेट्स आएंगे उनसे मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, इतना ही नया, और कुछ नहीं है। तो यहां तक की कहानी तो बिल्कुल 4 कॉलम सेम है, ये 2 नए कॉलम ऐड हो गए अपने पास। चलो देखते हैं जल्दी से एडजस्टमेंट्स क्या है। वेट्स असाइन टू द ईयर सर 1 2 3 4 1 2 3 4 वेट्स असाइन कर दो, वो बाद की बात होती है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 हमने असाइन कर दिए। अच्छा, और देखते हैं क्या बोला। इन 2022-23 अ मशीन रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 10,000 वाज रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता है 2022-23 में एक मशीन की तुमने क्या करवाई थी, रिपेयर करवाई थी, उसको तुमने गलती से क्या ट्रीट कर लिया, वाज रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर तुमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना था तो इसका मतलब तुमने प्रॉफिट से कम नहीं करा होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट से माइनस ही नहीं होते। लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि वो है क्या, एक रिपेयर का एक्सपेंस है, रिवेन्यू खर्चा है, तो अब माइनस कर दो, जो करना रह गया तो माइनस कर दो। 2022-23 में 10,000 माइनस कर दो, सिंपल है दैट। 2022-23 में लिख लेते हैं भाई, साल ऐसे तो कंफ्यूज होंगे। तो 21 22 22 23, ठीक है, 21 22 22 23 23 24 24 25, है ना। तो कौन सा साल है ये साल है 22-23। तो 2022-23 में से आप 10,000 माइनस कर दो, 2022-23 में से आप 10,000 माइनस कर दो, कर देंगे। और देखते हैं, पहली एडजस्टमेंट हो गई। इन 2023-24 क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। 2023-24 में क्लोजिंग स्टॉक क्या था, अंडर वैल्यूड था 5,000 से। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम था, एसेट अगर कम दिख रही थी, तो अब आप उसको बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। तो आप कहोगे 5,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे 2023-24 के, 2023-24 के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे 5,000 से। लेकिन स्टॉक जब भी वैल्यूएशन होती है तो स्टॉक वैल्यूएशन का एक ध्यान रखना है आपको हमेशा, वो ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक साथ जो गलती होती है वही गलती अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी दिखती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट है, आराम से समझो। मैंने क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक में जो गलती हुई 23-24 के, वो 24-25 के ओपनिंग में भी गलती हुई, क्योंकि वही ओपनिंग स्टॉक बनता है ना। तो अगर ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम था तो इसका मतलब उधर से ओपनिंग स्टॉक कम था, ओपनिंग स्टॉक कम था तो उस वजह से मेरे प्रॉफिट वहां पर फालतू दिख रहे होंगे, तो मैं लेस कर दूंगा। अभी आप ज्यादा डेप्थ में ना जाओ, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर मैंने वहां पे पिछले लेक्चर में पूरा समझाया हुआ, लेकिन वन शॉट है तो इसीलिए बस इतना ध्यान रख लो कि अगर यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर वो माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर वो माइनस हो जाएगा, बस इतना ही। अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस कर देते, इतना याद रखना, और कुछ नहीं करना, है ना। समझते हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एडजस्टेड प्रॉफिट देखें, 80,000 का 80,000, 90,000 में से 10,000 गए तो फिर से 80,000, 1,10,000 प्लस 5,000 1,15,000, 1,20,000 माइनस 5,000 1,15,000। ठीक है, अब क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए, इनको वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट लिखने हैं। तो 80,000 इंटू 1 80,000, 80,000 इंटू 2 1,60,000, 1,15,000 इंटू 3 15 इंटू 3 45,000, तो 3,45,000, 1,15,000 इंटू 4 तो 4,60,000। समझे, ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट्स आ गए। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए क्या, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए, टेकिंग 2 ईयर परचेज, तो 2 साल परचेज है, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 2 कर देंगे। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, इन सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो सम ऑफ वेट से। क्या करो, इन सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो सम ऑफ वेट से, इन सबको जोड़ो, क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80 प्लस 160 दैट इज 240, 240 प्लस 460, 240 प्लस 460 7 लाख, 7 और 3 10,45,000। ये हमेशा ध्यान रखना है
कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सम ऑफ वेट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने सारे प्रॉफिट्स को वेट से गुना करके लिखा है, तो अब इनका सम से डिवाइड करोगे। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 से डिवाइड करोगे तो आया आपके पास 1,04,500। 1,04,500 आया आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1,04,500 को, तो 1 लाख का 2 गुना होता है 2 लाख और 4500 का होता है 9,000, तो 2,09,000। 2,09,000, तो 2,09,000 हमारी क्या आ गई? गुडविल आ गई। समझते हो? यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो दिस इज माय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड को कोई मर्जी सवाल पूछ ले, आप गलत नहीं करोगे, ये मेरा आपसे वादा है, अगर तुम्हें ये सारा कुछ अच्छे से आता है ना? तो अब करते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि जो गुडविल है वो बराबर होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। फिर से नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपको गिवन होगा हमेशा, है ना? सुपर प्रॉफिट आपको निकालना होगा। ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। कि तुम कमा रहे हो 1 लाख, लोग कमाते हैं 70,000, तो जो तुम्हारा एक्सेस ऑफ ओवर नॉर्मल प्रॉफिट है दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट जो तुम कमा रहे हो माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल कोई भी जितना कमा लेता। एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो तुम कमा रहे हो माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल कोई भी कमा लेता। फिर आपको पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट निकालना तुम्हें आता ही है ना? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अभी हमने सीखा इतनी देर से। नॉर्मल प्रॉफिट सीखिए क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट होता है बेटा, कैसे निकलता है? कितना पैसा लगाया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? कि बाजार में हर बंदे 10% कमा लेता है। अगर तुम 5 लाख लगा रहे हो तो तुम भी 10% कमा लोगे, 50,000 कमा लोगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा तुमने लगाया बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। ठीक है? अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? अभी तक हमने क्या कहा? गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन होगा तो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तुम्हें निकालना आता है। नॉर्मल क्या होता है? जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 2 अप्रोच होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पूछ लेता है आपसे। कई बार तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, अदरवाइज इसकी 2 अप्रोच होती है। कैसे निकालते हैं? दोनों अप्रोच को सुनो। एक होती है एसेट साइड की अप्रोच, एक होती है लायबिलिटी साइड की अप्रोच। लायबिलिटी साइड से अगर आप निकालो कि एक बैलेंस शीट दी हुई है और आप उसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हो, तो मतलब कि मालिकों ने कितना पैसा लगा रखा है। हम कहते हैं कि टोटल कैपिटल, कि मालिकों ने कितना कैपिटल लगाया, प्लस कोई रिजर्व्स पड़े हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो वो भी मालिकों के ही होते हैं, है ना? इनमें से आपको 3 चीजें माइनस करनी है। 3 चीजें माइनस करनी है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करना है आपको। गुडविल, अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है तो माइनस करना है आपको इन्वेस्टमेंट, कि अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है, इनमें से कोई भी लिखा है, ये 3 एसेट साइड की 3 चीजें माइनस करनी है। लायबिलिटी में कैपिटल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जोड़ देना है। ठीक है? कि कितना मालिकों ने पैसा लगाया, माइनस कर दो ये 3 एसेट्स, तो आपके पास क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। बहुत सिंपल है। आप एक ही साइड याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरी अप्रोच भी इधर से निकल के बनी है, नहीं कि कुछ नया है। इसमें हम क्या करते हैं? एसेट साइड अप्रोच में हम पहले ये वाला फिगर निकालते हैं। तो हम क्या कहते हैं? टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो वो इसके बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे ही अब ये माइनस करते हो, ऑटोमेटिकली जो फिगर आता है वो इसके बराबर होता है। बाकी ये 3 चीजें माइनस कर दो। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स,
गुडविल और इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो भी लिखा आ जाए ये आप माइनस कर दो। समझ के? तो ये होगी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, ये हो गया गुडविल निकालने का तरीका, ये सुपर प्रॉफिट और ये नॉर्मल प्रॉफिट। ये सारे फॉर्मूला हो गए तो इसका मतलब गुडविल का चैप्टर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट पहले से कर लिया, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला ये रहे, कैपिटलाइजेशन में कुछ खास है नहीं, तो वो तो बहुत इजीली समझ ही जाओगे। ठीक है, चलो जी करें सवाल करें। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले। पहला क्वेश्चन ये रहा। एक तो है लाइबिलिटी साइड अप्रोच जो कहती है कि कैपिटल जोड़ दो, कैपिटल में जनरल रिजर्व जोड़ दो, इन दोनों में से 3 एसेट माइनस करो, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मतलब कि 6 लाख प्लस 1 7 लाख, 7 में से इधर कुछ दिख रहा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये 1 लाख माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 6 लाख आ गया। इतना सिंपल है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला तुमने? ये प्लस ये 6 लाख प्लस 1 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 6, ऐसे निकाल दिया। या आप एसेट साइड अप्रोच भी यूज कर सकते थे। आप कहते हैं टोटल एसेट्स, टोटल एसेट कितनी है बेटा? 9 लाख। 9 लाख में से एक्सटर्नल लायबिलिटी हटा दो, मतलब इन दोनों को हटा दो, तो 9 लाख में से 2 लाख गए, तो कितना बचा? 7 लाख। 7 में से वो 3 एसेट्स हटा दो जिसमें से एक ही है, 7 में से 1 लाख गया, तो यहां से भी 6 लाख, दोनों से सेम आएगा, कभी अलग आ ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, सिमिलर एक और क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। फिर से कैपिटल साइड से 8 लाख प्लस 50,000, 8 लाख 50,000, 3 एसेट्स माइनस करते हो आप, कौन कौन सी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। यहां पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो ये माइनस नहीं होंगी, ध्यान रखना। सिर्फ डेफर्ड रेवेन्यू माइनस होगा 50,000 का, तो 8 लाख 50 में से 50,000 गए तो 8 लाख आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख लिया अपन ने। चलो अब सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर्स इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 6 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सर गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट इंटू 3। क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूं। गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे सबसे ऊपर, सुपर प्रॉफिट इंटू 3। अगला काम क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख, 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझे? अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100, है ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 6 लाख, तो 6 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, तो इंटू 10 अपॉन 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 60,000, है ना? जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आया इसको पुट करते चले जाओ, गुडविल में पहुंच जाओगे। सुपर प्रॉफिट कितना था सर? 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि आया 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया सर मेरे पास? 40,000, है ना? फिर ऊपर पुट करूंगा तो गुडविल कितना है सर? सुपर प्रॉफिट 40,000 इंटू 3 दैट इज 1,20,000। आई बात समझ? एज इट इज ऐसे आपको करके आना है ताकि एग्जामिनर को आंसर ऊपर ही दिख दे, वो नीचे जाए ही ना, यहीं पे टिक करे और आपको 3 नंबर देके आगे बढ़े, है ना? वो देखना चाहता है प्रोसेस तो वो देख भी सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज अटेम्प्ट करके आना है। चलो जी अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आर 80,000, 1,20,000 कुछ एडजस्टमेंट है, 2023 2024 3-4 साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन ने सामने से दे दी, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, ये भी क्वेश्चन ने हमें बता दिया। अच्छी बात है। जो कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इंटू 2। तो गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट्स इंटू 2। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पिछले 4 साल के बेस पे। पिछले 4 साल के बेस पे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट निकाले
एवरेज प्रॉफिट सर पिछले 4 साल के एडजस्टेड प्रॉफिट देखने पड़ेंगे, पहले साल में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो आराम से 80,000 लिख सकते हैं, लिख दिया। क्या दूसरे साल में कुछ एडजस्टमेंट है? क्या दूसरे साल में एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होगा? क्या 1,20,000 होगा? नहीं, इंक्लूडिंग प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है एबनॉर्मल गेन, क्योंकि नॉर्मल काम तो नहीं है ना कि आप अपनी मशीनें बेचोगे, आपका काम है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो बेचोगे। तो ये 20,000 माइनस कर दोगे एबनॉर्मल गेन, तो 1,20,000 में से 20 गया तो 1 लाख बचा, तो 1 लाख ऐड होगा इस साल का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें 1 लाख ऐड होगा। इसका देखें 90,000 इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है तो आप जोड़ दोगे 90,000 प्लस 10,000 1 लाख कर दोगे। तो ये आया आपके पास, एवरेज प्रॉफिट आया 3,80,000 अपॉन 4, जो कि आया 4 इंटू 9 3620 95,000 आ गया आपके पास एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आता है तुम्हें? मुझे तो आता है। कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जल्दी से बोलो क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कितना है कैपिटल इंप्लॉयड? 5 लाख। एनआरआर कितना है? 12% है ना, तो 5 लाख इंटू 12% विच इज 12 इंटू 5 60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया अपना? 60,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 95,000 माइनस 60,000 विच इज 35,000, विच इज 35,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या आया मेरे पास? 35,000। गुडविल कितना आ जाएगा? 35,000 इंटू 2 विच इज 70,000, विच इज 70,000। गुडविल कितना आया? 35,000 इंटू 2 दैट इज 70,000। पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट से, लेकिन एडजस्टमेंट्स हमें एवरेज प्रॉफिट्स की भी करनी पड़े। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। होगा क्या और है पड़ा? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नाइस क्वेश्चन है, चाहता था मैं ये क्वेश्चन हो। देखो ध्यान से, 1 अप्रैल 2024 को फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख, मतलब कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल के अलावा कुछ और निकालने के लिए पूछे तो आपको किस तरीके से ट्रीट करना है ये वो सिखाया है। आपको अपने बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले तुम हमेशा सही करोगे, लेकिन बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट उन दोनों से नहीं हिलना आपको, है ना। तो 1 अप्रैल 2024 को फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। फर्म के पास एसेट्स थी 3 लाख की और उसमें कैश था 5,000 का। देख लेते हैं क्या होगा। फर्म पार्टनरशिप कैपिटल थी 2 लाख और बाकी था रिजर्व, तो मतलब टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है ना। तो उस साइड कैपिटल है 2 की, बाकी रिजर्व, तो मतलब बाकी 1 लाख का रिजर्व होगा। तो हमें समझ आएगी पार्टनर की कैपिटल 2 लाख और रिजर्व 1 लाख। इतनी बातों से मैं ये समझ पा रहा हूं कि कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो 3 लाख होने वाली है ना, क्योंकि उसका यूज होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड का सवाल है। तो कैपिटल इंप्लॉयड 3 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यूएशन दे दी। फाइंड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म। निकालना क्या है? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालना है फर्म का। चलो देखते हैं क्या कहानी है, क्या जो दिया लिख लेते हैं। हमें पता है, शुरुआत हम करते हैं कि गुडविल दे रखी है। गुडविल बराबर है सुपर प्रॉफिट्स इंटू 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू 4। गुडविल है कितनी? 2 लाख की। 5 इंटू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 4। 4 इससे कैंसिल होगा क्योंकि डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 50,000। तो हम कह सकते हैं कि 50,000 इज सुपर प्रॉफिट। पहली बात पता चलती है सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000 का है। सुपर प्रॉफिट 50,000 का है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सर सुपर प्रॉफिट तो बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के, और हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट के। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था कि एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ, हमने इस नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ले आए, तो हमें पता है कि 50,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं इस नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। सर नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, इसके बराबर होता है। तो मैं कहता हूं कि नॉर्मल प्रॉफिट आएगा मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मैंने पहले ही निकाल ली थी कि 2 लाख प्लस 1 लाख रिजर्व 3 लाख है, तो मैंने कहा 3 लाख
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दैट इज 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 30,000। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हमें पता है एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर है सर? सुपर प्रॉफिट 50,000 प्लस नॉर्मल प्रॉफिट जो भी हमने निकाला 30,000। तो कितना आया मेरे पास? 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। समझ आती है सारी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछे, तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तुम्हें बेसिक फॉर्मूला आते हैं, क्या मैंने कुछ नया फॉर्मूला यूज किया? बिल्कुल नहीं किया। जो पता थे उन्हीं को लिखता चला गया, आंसर अपने आप आ गया। समझ गए? चलो जी, अब चलते हैं अपने लास्ट मेथड की ओर, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे, कहानी खत्म। एक खाली पेज चाहिए मेरे को, खाली पेज चाहिए। यहां पे लिखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। भाई साहब, कैपिटलाइजेशन मेथड मैंने आपको बोला इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें क्या बोलता है? ये कहता है कि गुडविल किसके बराबर है? गुडविल बराबर है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, अभी बताता हूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी आती है ना, उसकी यहां पर भी जरूरत है। कैसे निकाला मैंने? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये तो आपको निकालना आता है ना कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, वो तुम्हें निकालना आता है। अब बात करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर तुम्हें पता है हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने तुम्हें आते हैं, कहानी सेट है। जनरल इन क्वेश्चन में तो एवरेज प्रॉफिट भी गिवन होगा, तो चिंता की बात ही नहीं है। अब एक बात ध्यान से सुनो, वैसे ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लो मैं कहता हूं कि बाजार में इस टाइम 10% का ब्याज मिल रहा है और मैं 10,000 कमाना चाहता हूं, तो कितने पैसे लगाऊं? मैं ये कहूंगा ना कि 10,000 कमाना चाहता हूं, 10% मिल रहा है, तो 1 लाख लगा दूंगा तो 10,000 मिल जाएगा। कैसे निकला ये फिगर? 10,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर, कि 10,000 इंटू 100 अपॉन 10, ये करने से 1 लाख निकला। तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है कि इतना कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो हम उस तरीके से निकालते हैं। हमने कहा कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, 100 अपॉन एनआरआर। उसको हम उसमें से हम माइनस करते। मान लो मैं कहता हूं मैं 1 लाख कमा रहा हूं, अब लॉजिक समझो इस मेथड का। मैं कहता हूं कि मैं 1 लाख कमा रहा हूं 10 लाख की कैपिटल लगा के। नॉर्मली कोई बंदा 10 लाख की कैपिटल लगा के 70,000 ही कमाता, समझो ध्यान से। या मैं कहूं कि 1 लाख की कैपिटल 1 लाख कमाने के लिए किसी और को कैपिटल लगानी पड़ती 15 लाख, लेकिन मैं 10 लाख की कैपिटल लगा के ही कमा रहा हूं। मैंने क्या बोला कि मैं 10 लाख की कैपिटल लगा के 1 लाख कमा रहा हूं, लेकिन किसी और बंदे को इतना ही कमाने के लिए 15 लाख कैपिटल लगानी पड़ती। तो गुडविल कितनी हुई? जितनी लगानी पड़ती, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इतना कमाने के लिए 15 लाख माइनस जितनी मैंने लगाई एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, तो बराबर आ जाता है 5 लाख इज माई गुडविल। तो ये होता है इसका लॉजिक कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मल बंदे को कितना कैपिटल लगाना पड़ता, उसमें से माइनस कर दो मैं कितना पैसा लगा रहा हूं। ठीक है, अब करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? इसके अंदर गुडविल कैसे निकलती है? इसके अंदर गुडविल निकलती है बेटा जी
बराबर होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। किसके बराबर होती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। बस इतना ही। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये निकलता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एज सिंपल एज दैट। कहानी सुपर प्रॉफिट निकालना तुम्हें आता ही है, एवरेज माइनस नॉर्मल, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों मेथड आपको सेम आंसर देंगे, ये दोनों मेथड आपको सेम आंसर देंगे क्योंकि इनकी एप्लीकेशन भी सेम है। ठीक है जी, चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म। पहला क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से, दूसरा एवरेज प्रॉफिट मेथड से, है ना। तो पहले क्वेश्चन में कहता है आपको, पहले क्वेश्चन में कहता है आपको कि आपको दे रखी है टोटल एसेट्स 15 लाख इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 2 लाख। इसके अंदर इंक्लूडिंग गुडविल है 2 लाख की। एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं आपकी 3 लाख। ये दोनों फिगर्स कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए चाहिए होते हैं, है ना। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए चाहिए होते हैं, तो क्या पता इसकी जरूरत हो। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, रिक्वायर्ड वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल की वैल्यू किसके बराबर होगी? अरे अरे अरे, तो भाई गुडविल की वैल्यू किसके बराबर होगी? गुडविल की वैल्यू होगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के, है ना। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के बराबर होगी। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स निकलती कैसे है? सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन एनआरआर, विच इज सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मुझे गिवन है 10%, तो ये 10 यूज, समझते हो। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा मुझे, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सर सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 का, तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 का माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है यहां से निकालोगे। कैपिटल इंप्लॉयड आप बता सकते हो, 15 लाख में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो, 3 लाख तो बचा 12, उसमें से एसेट्स माइनस कर दो वो 3, जिनमें से एक का नाम दिया हुआ गुडविल 2 लाख की, तो माइनस कर दो। 15 में से 3 गया 12, 12 में से 2 गया 10 लाख। तो हमें पता चला कि कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, तो कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है? कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है? 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, तो कितना आया? 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख, सुपर प्रॉफिट आया 1,50,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 50,000। तो सुपर प्रॉफिट आया 50,000, 50,000 आया, तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 50,000 इंटू 100 अपॉन 10, विच इज 5 लाख। तो दिस इज माई गुडविल यूजिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझते हो? बिल्कुल एक फॉर्मूला लगाना है, बाकी सब तुम्हें बहुत अच्छे से पहले से ही आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन करें। मैंने सोचा था 1 घंटे में करवा दूंगा, कितनी देर लग गई? 1 घंटा 10 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। देखो, द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,20,000। फर्म ने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया? 2,20,000। द एसेट्स आर वर्थ 18 लाख एंड इंक्लूड 1 लाख एज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड का झोल है कुछ। एक्सटर्नल लायबिलिटी 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना।
तो आप दोनों को अलग अलग निकालते हो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट कितना है दिया हुआ? क्या दिया हुआ? 2,20,000। तो 2,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये कितना आया? 22 लाख। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा? कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? एसेट साइड अप्रोच लगेगी तो टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो और वो 3 एसेट्स माइनस कर दो। तो 18 लाख में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करोगे 4 लाख और 1 लाख डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करोगे। तो 18 लाख माइनस 4 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करोगे और 1 लाख डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करोगे। 18 में से 5 गए तो बचा आपके पास 13 लाख। बचा आपके पास 13 लाख। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 13 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपके पास 22 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 13 लाख आया कितना? 9 लाख। तो 9 लाख क्या है? आपकी गुडविल है। 9 लाख क्या है? आपकी गुडविल है। समझ आता है आपको? तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर। हमने पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से कर लिया है। अच्छा, एक सवाल का आंसर देकर जाओ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसा मेथड जिसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिए तो कौन सा मेथड यूज करें, तब हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर की जरूरत है, सुपर प्रॉफिट में भी है, लेकिन कैपिटलाइजेशन वाले मेथड में परचेज ईयर की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये 1 मार्कर कई बार आपसे पूछ लेते हैं। तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर पे। अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, दिल लगा के पढ़ते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पूछ सकते हो। सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। जल्दी से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे हम रोज एक एमसीक्यू देते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारे के सारे वन शॉट लेक्चर्स का लिंक। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक। अगर आप 11th या 12th क्लास के बच्चे हो जो अकाउंट्स, इको बिजनेस कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आओ। आपको सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। तो अच्छे से पढ़ते रहो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।